हमने इसमें इंपॉर्टेंट नोट्स लिए हैं। किसी वायु संधारित्र की प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक वाली कोई पट्टी रख दे तो उसकी धारिता बढ़कर C इक्वल टू KC0 हो जाती है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर वायु संधारित्र किसे कहते हैं। ऐसा संधारित्र जिसकी दोनों प्लेटों के बीच वायु है उसे वायु संधारित्र कहते हैं। उसकी धारिता को C0 से दर्शाते हैं और जब उसकी प्लेटों के बीच में कोई पदार्थ रख देते हैं या परावैद्युतांक K वाली कोई पट्टी रख देते हैं तो उसकी धारिता बढ़कर C हो जाती है। उसको हम C से दर्शाते हैं और उसका परावैद्युतांक मान लेते हैं K है। पट्टी का परावैद्युतांक K है तो उस संधारित्र की धारिता बढ़कर C इक्वल टू KC0 हो जाती है। या फिर इसको दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि किसी वायु संधारित्र की प्लेटों के बीच कैपिटल K परावैद्युतांक वाली कोई पट्टी रखने पर उसकी धारिता K गुना बढ़ जाती है। उसकी धारिता K गुना बढ़ जाती है। दूसरा नोट हमने लिया है किसी समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता। सूत्र है C0 इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A अपॉन D होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस सूत्र को, बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है और इसके सहारे हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल और बहुत सारे सवाल हमने किए हैं और ये परीक्षाओं में पूछा भी जा सकता है आपसे। किसी समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता C0 इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A अपॉन D होती है। यहाँ पर एप्सिलॉन 0 क्या है, निर्वात की वैद्युशीलता है, A है प्लेटों का क्षेत्रफल और D है प्लेटों के बीच की दूरी और C0 है किसी वायु संधारित्र की धारिता। ठीक है, तथा परावैद्युत युक्त संधारित्र की धारिता। इसका मतलब है कि उसकी प्लेटों के बीच में K परावैद्युतांक वाली कोई पट्टी रख दी है तो वो परावैद्युत संधारित्र कहलाएगा। तो मैंने इसको लिखा है परावैद्युत युक्त संधारित्र की धारिता C इक्वल टू K एप्सिलॉन 0 A अपॉन D होती है। ठीक है, K क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक है, यानी जो पट्टी प्लेटों के बीच में रखी है उसका परावैद्युतांक K है, K एप्सिलॉन 0 A अपॉन D होती है। अब यदि हम इन समीकरणों को भाग देंगे, C0 को C से दे दो या C को C0 से दे दो तो प्राप्त होगा C इक्वल टू K C0, C इक्वल टू K C0 अर्थात परावैद्युत संधारित्र की धारिता वायु संधारित्र की धारिता का K गुना होती है। तीसरा नोट हमने लिया है परावैद्युतांक की परिभाषा। बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है, परीक्षाओं में आ सकती है। किसी माध्यम का परावैद्युतांक, अब माध्यम के परावैद्युतांक को हम कैसे दर्शाते हैं तो मैंने हाथों हाथ के भी लिख दिया यहाँ पर। तो किसी माध्यम का परावैद्युतांक के उसी माध्यम से युक्त संधारित्र की धारिता C तथा उसी आकार के, उसी आकार का मतलब है उसी क्षेत्रफल के और उतनी ही डिस्टेंस के, प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस है वो परिवर्तित नहीं की है, प्लेटों का क्षेत्रफल भी परिवर्तित नहीं किया है। तो मैंने कहा उसी आकार के निर्वात अथवा वायु संधारित्र की धारिता। अब देखिए मैंने उसको C0 से दर्शाया है, का अनुपात होता है। इसकी परिभाषा दोबारा समझ लीजिए, किसी माध्यम का परावैद्युतांक के उसी माध्यम से युक्त संधारित्र की धारिता C तथा उसी आकार के निर्वात अथवा वायु संधारित्र की धारिता C0 का अनुपात होता है। अब इसी परिभाषा का प्रयोग करते हुए आप इसका सूत्र उत्पन्न कर सकते हैं K इक्वल टू C अपॉन C0, K इक्वल टू C अपॉन C0, अथवा इसी सूत्र का प्रयोग करते हुए जो हमने ऊपर उत्पन्न किए हैं यहीं से आप K की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो K इक्वल टू यहीं से क्या हो जाएगा C अपॉन C0 अथवा K इक्वल टू C अपॉन C0। ठीक है, अब देखिए मात्रक लिख लेते हैं। C क्या है, परावैद्युत संधारित्र की धारिता है और C0 वायु संधारित्र की धारिता है। ऊपर भी धारिता है, नीचे भी धारिता है। ऊपर वाले का मात्रक भी फैराड है, नीचे वाले का मात्रक भी फैराड है। तो फैराड से फैराड कट जाएगा और कोई मात्रक नहीं बचेगा, और जब कोई मात्रक नहीं बचेगा इस राशि का तो कोई विमा भी नहीं होगी। तो लिखा है यह मात्रकहीन, यानी कोई मात्रक नहीं होता, तथा विमाहीन, कोई विमा नहीं होती राशि है। ठीक है, यह मात्रकहीन तथा विमाहीन राशि है। अगला नोट हमने लिया है अलग अलग माध्यमों के लिए
परावैद्युतांक यानी जो k होता है उसका मान अलग अलग होता है। अलग अलग माध्यमों के लिए परावैद्युतांक यानी k की वैल्यू अलग अलग होती है। जैसे कुछ उदाहरण लिए हैं मैंने, वायु के लिए k की वैल्यू 1 होती है, निर्वात या वायु के लिए k इक्वल टू 1 होता है। वहीं पर सभी धातुओं के लिए अथवा धातु से बनी किसी भी वस्तु के लिए, धातु से बनी किसी भी वस्तु के लिए परावैद्युतांक k की वैल्यू अनंत होती है यानी इन्फिनिटिव होती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।